Good morning. I am Jevin Vishnu Samotia, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Program Food and Biotechnology, third trimester, course Thermodynamics, session Limitation of Thermodynamics and Process of Thermodynamics. First topics limitation of thermodynamics. First law does not provide a clear idea about the direction of absorption or evaluation of a heat. The information provided by the first law of thermodynamics are not to predict the spontaneity and feasibility of a process. According to this law, conver- conservation energy conservation of a energy is possible. ठीक है, like work convert to heat and heat convert to work, but it is partially work convert to heat but heat convert to work. तो लिमिटेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो थर्मोडाइनमिक्स लिमिटेशन में अपन टाइप्स ऑफ थ्री लॉ है, तो तीनों लॉ की अपन लिमिटेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन जो कि बताया गया है, इसमें बताया गया है कि फर्स्ट लॉ में एनर्जी का डायरेक्शन एब्जॉर्बेशन और इवोल्यूशन, मतलब डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, नहीं बताता है। मतलब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी के डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी को नहीं बताता है। तो हमेशा अपने को इसमें ये याद रखना है कि इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नॉट कंजर्वेशन ऑफ हीट टू वर्क एंड वर्क टू हीट इन प्रैक्टिकली प्रूव। ठीक है, तो ये थियोरेटिकली तो बोल देता है कि हीट का एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और एनर्जी का हीट में कन्वर्ट हो रहा है। जब प्रैक्टिकल की बात आती है, प्रैक्टिकली प्रूव करने की बात आती है, तो ये एनर्जी की डायरेक्शन को नहीं बताता है। तो इसकी एक लिमिटेशन हो गई कि आप वर्क को हीट में और हीट को वर्क में कन्वर्ट करने का कोई कोई प्रैक्टिकली प्रूव डायरेक्शन नहीं है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई। क्लियर। अब बात है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ए हीट इंजन कैन नॉट हैव थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 100%। ठीक है, 100%। For all reversible process, the second law efficiency is 100%. The coefficient of performance of a refrigerator can be greater than 1. The coefficient of performance of a refrigerator cannot be greater than 1. तो इन द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसकी बात करता है? इंजन के ऊपर। तो इंजन ये बोल रहा है कि हीट इंजन की 100% एफिशिएंसी नहीं होती है। जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो अपन ये बोलते हैं कि हीट इंजन की एफिशिएंसी कितनी परसेंट होती है? 0 केल्विन टेम्परेचर पर हीट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है? 100%। बट ऐसा नहीं होता है, हीट इंजन कभी भी 100% एफिशिएंसी नहीं देता। मतलब 100% एनर्जी 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है। तो इसको बोलेंगे अपन नॉट हीट एफिशिएंसी ऑफ 100%। क्लियर। तो ये हो गई थर्मल एफिशिएंसी। इसके बाद में देखो, परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर कैन बी ग्रेटर देन 1। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसमें जो कोफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर का होता है तो वो ग्रेटर देन 1 होता है, और जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो इन द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो देखो, ग्लेसियस सॉलिड इवन एट 0 केल्विन हैज एंट्रोपी ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 केल्विन पर जो ग्लासेस सॉलिड होते हैं उसकी 0 केल्विन पर एंट्रोपी कितनी होती है? ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा होती है। सॉलिड हैविंग मिक्स ऑफ आइसोटोप डू नॉट हैव 0 एंट्रोपी। यदि आपके सॉलिड में कोई आइसोटोप के मिक्सिंग हो गई, ठीक है, तो उसकी एंट्रोपी क्या होती है? डू नॉट हैव 0 एंट्रोपी एट 0 केल्विन फॉर इंटेंस। तो उसकी कभी भी 0 केल्विन पर 0 एंट्रोपी नहीं होगी। एंट्रोपी ऑफ सॉलिड क्लोरीन इज नॉट 0 एट 0 केल्विन टेम्परेचर। तो क्लोरीन की 0 केल्विन टेम्परेचर पे एंट्रोपी 0 नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कुछ क्रिस्टल्स हैं, जैसे CO, N2O, NO, वाटर, H2O, ETC। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास लिमिटेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अपन ने लिमिटेशन पढ़ी। लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी याद रखना है कि नॉट कन्वर्ट वर्क टू हीट एंड हीट टू वर्क इन प्रैक्टिकली प्रूफ। थ्योरेटिकली तो उन्होंने बता दिया था, लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं समझा पाए, तो उसके लिमिटेशन हो गई। सेकेंड लॉ, ये हीट इंजन कैन नॉट हैव ए थर्मल एफिशिएंसी एट 100%।
क्लियर। और थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में, यदि सॉलिड हैविंग मिक्सचर ऑफ आइसोटोप डू नॉट हैव जीरो एंट्रोपी, ओके, एट 0 केल्विन फॉर इंटेंस। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। देखो टाइप्स ऑफ देर आर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर 8 टाइप्स, ठीक है। तो इसमें अपन फर्स्ट टाइप्स पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर, फर्स्ट प्रोसेस आर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल का मीनिंग है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को अपन को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज डी टी इजकल टू जीरो। तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। यदि टेम्परेचर जीरो होता है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है, जीरो हो जाएगी। तो इन द आइसोथर्मल प्रोसेस एनर्जी इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें एनर्जी क्या होगी, जीरो। नेक्स्ट सेकंड आइसोकोरिक प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या ध्यान रखना है, इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज डेल वी इजकल टू जीरो। उसके बाद में थर्ड आता है आइसोबारिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट, दैट इज डेल पी इजकल टू जीरो। तो थर्ड जो होता है उसमें आइसोबारिक, तो आइसोबारिक में क्या होगा, प्रेशर जीरो होगा, कांस्टेंट होगा। और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। 4 स्टेप आता है, 4 प्रोसेस आता है थर्मोडायनेमिक्स में। एडियाबैटिक प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस हीट इज नॉट एक्सचेंज बाय सिस्टम विद द सराउंडिंग। जो अपन ने नेक्स्ट पहले वाली क्लास में पढ़ा था सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा था, क्लियर। तो अब मैंने फर्स्ट ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड 3 टाइप्स के सिस्टम पढ़ाए थे, और उसमें मैंने बताया था कि एनर्जी का एक्सचेंज वहाँ पे हो रहा था। बट इन दिस एडियाबैटिक प्रोसेस इन दिस प्रोसेस हीट इज नॉट एक्सचेंज बाय द सिस्टम, हीट इज नॉट एक्सचेंज बाय द सिस्टम विद द सराउंडिंग, दैट इज डेल क्यू इजकल टू जीरो। तो वहाँ पे जब मैंने आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ाया था तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हो रही थी, एनर्जी जीरो हो रही थी। और यहाँ पे मैंने देखो फर्स्ट में आइसोथर्मल, आइसोलेटेड और एडियाबैटिक प्रोसेस सेम होता है, क्योंकि तीनों में क्या हो रही है, एनर्जी जीरो हो रही है, क्लियर। तो एडियाबैटिक प्रोसेस आर दैट इज डेल क्यू इजकल टू जीरो। इन दिस प्रोसेस हीट इज नॉट एक्सचेंज बाय द सिस्टम देन द सराउंडिंग, दैट इज। उसके बाद में अपन बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद में साइक्लिक प्रोसेस, क्लियर। तो साइक्लिक प्रोसेस इन दिस प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू द ओरिजिनल स्टेट, इन दिस प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग ए सीरीज ऑफ चेंजेस, दैट इज डेल यू इजकल टू साइक्लिक जीरो, देन डेल एच साइकिल इजकल टू जीरो। तो इन दिस साइक्लिक प्रोसेस में यदि अपन एक पूरा राउंड ओरिजिनल स्टेट के राउंड लगा के अपन उसी स्थिति पे आ जाते हैं तो उसमें अपनी एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो इन दिस स्टेट, एक स्टेट से अपन रिटर्न, यदि अपन एक जगह खड़े हैं, मान लो एक जगह अपन खड़े हो गए, और मैं कहता हूँ कि मैं खड़ा होकर घूम रहा हूँ, चारों तरफ घूम रहा हूँ, मतलब एक साइकिलिंग कर रहा हूँ, एक खड़ा होकर, मतलब उसी जगह मैं साइकिलिंग घूम रहा हूँ, तो क्या उसमें कुछ वर्क होगा, नहीं होगा, क्योंकि अपन घूम रहे हैं। कोई डेल यू इजकल टू साइक्लिक प्रोसेस जीरो और डेल एच इजकल टू भी जीरो। अब आता है रिवर्सिबल प्रोसेस, ए प्रोसेस दैट follows the reversible path, that is the process which occurs in infinite number of steps in the way that the equilibrium condition or maintained of each step, and the process can be reversed by infin इन्फिनिशियल चेंज इन द स्टेट ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो देखो इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस पाथ ऑफ द प्रोसेस विच अकर्स द इनफाइनेट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट टू कन्वर्ट, मतलब फाइनल स्टेट टू इनिशियल स्टेप और इनिशियल स्टेप टू फाइनल स्टेप, इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट टू एक्सटर्नल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी कन्वर्ट टू इंटरनल एनर्जी आर प्रोसेस in this process are irreversible process. Irreversible process, next step, irreversible process, this process which cannot be reversed and amount of energy increases, all natural process are irreversible, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इनरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इनरिवर्सिबल, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की, जिसमें
जिसको डिफाइन करते हैं E और U से। इट इज़ द टोटल एनर्जी विथ द सब्सटेंस। इट इज़ द सम ऑफ मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी लाइक वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांजिशन एनर्जी। इट इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज and state of function. It is absolute volume cannot be determined, but experimentally change is internal energy can be determined. देखो absolute volume cannot be determined by experimentally change, but internal energy can be divided by del U is equal to final state to initial state U2 minus U1, तो del P माइनस डेल आर, डेल प्रीवियस से डेल फाइनल स्टेट तक, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट, तो फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट, तो इज इन द टोटल एनर्जी विद द सब्सटेंस इज सम ऑफ एनर्जी टाइप्स ऑफ एनर्जी लाइक वाइब्रेशनल, ट्रांजिशन एनर्जी आर इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब देखो इंटरनल एनर्जी डिफाइन द एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। यदि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो नेगेटिव चार्ज से, मतलब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको नेगेटिव चार्ज से डिफाइन करते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यदि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस और उसको डिफाइन करते हैं पॉजिटिव चार्ज से। अब देखो इंटरनल एनर्जी जिसको अपन डिफाइन करते हैं यू या ई से, इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो देखो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंडेंट करती है? टेम्परेचर पे, वॉल्यूम पे, प्रेशर पे और क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। तो देखो जब अपने टाइप्स ऑफ प्रोसेस पढ़े इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइसोबारिक प्रोसेस, तो इस पे डिपेंडेंट कर क्या कर रहा है? इंटरनल एनर्जी जो कि ई है, ई या इंटरनल एनर्जी। तो और इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पे। तो इससे अपन इंटरनल एनर्जी को ईजिली रिमूव कर सकते हैं, ये कितनी इंटरनल एनर्जी उस प्रोसेस में हो रही है तो ये अपन बता सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे याद रखना है एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल यू इक्वल टू नेगेटिव चार्ज होता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। मतलब एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब। ओके, तो ये हो गया अपने पास थर्मोडाइनमिक प्रोसेस एंड लिमिटेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थैंक यू।